ठीक है। अब देखो इसमें जो चैप्टर में फिर मैं बारह बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का जो पर्पज़ यही है कि इक्वलिटी को अपन इसमें पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। अब जैसे भाई वो ये दोनों की दोनों लड़कियाँ ही है। ठीक है। अभी साइकिल चला सकती है आराम से। ठीक है। तो वो वाली बात है। ठीक। अब देखो शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए इसमें कि ये 2 अध्याय हैं, 2 और 3 राज्य सरकार के बारे में है। ठीक है। और ठोस उदाहरणों के जरिए सरकार के काम और ढांचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमने इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र से उदाहरण लिए हैं, जबकि कुछ दूसरे उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है। अध्याय 2 लोगों के बहुत महत्व रखने वाले एक मुद्दे के रूप में स्वास्थ्य की चर्चा करता है। स्वास्थ्य सेवाओं के सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू। याद रखना हेल्थ है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है GS2 का। भारत में हर एक साल में क्वेश्चन आता है। भारत में स्वास्थ्य सुविधा सबको प्राप्त नहीं है। हालांकि हमारा संविधान ये मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों भाग है। याद रखना आर्टिकल 21। फिर भी वह समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ दिए गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी देख पाएंगे सरकार से अपेक्षा की जाने वाली भूमिका और आदर्श क्या होने चाहिए और उसके ढांचे के पीछे किस प्रकार के तर्क व आधार निहित है। वर्तमान स्थिति को बदलने के कुछ तरीकों की चर्चा अध्याय में की गई है। मतलब कुछ सॉल्यूशन भी दिया गया क्या क्या करना चाहिए। सरकार की कार्यप्रणाली और प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व व सार्वजनिक हित जैसी अवधारणाओं की बातचीत अध्याय में 3 में की गई है। यद्यपि विधायिका और कार्यकारिणी दोनों के बारे में चर्चा की गई है। हमें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि विद्यार्थी इनके बीच के कई बारीक अंतरों को पूरी तरह पकड़ पाएंगे। तो आगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यही बेहतर होगा कि हम धैर्यपूर्वक उन्हें कई प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है। ठीक है। विधायक से यह समस्या हल क्यों नहीं हो सकती आदि। ऐसे प्रश्नों की मदद से वे सरकारी ढांचे के तर्कों और आधारों को स्वयं अपने मन में निर्मित कर पाएंगे कि आखिर में सबकी क्या पावर होती है, कौन कितने पावर काम कितने लिमिटेशन में कर सकता है, क्या सारी चीज़ें वो समझ में आएगा धीरे धीरे। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सकें और उन अध्यायों के अभ्यासों को करते हुए सरकार की भूमिका को सही समझ बना सकें। आप उनके साथ चर्चा करने के लिए, समस्या को निदान ढूंढने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे पानी, यातायात, स्कूल की फीस, किताबें, बाल श्रम इत्यादि। वॉलपेपर के माध्यम से उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने दीजिए। इसलिए देखना बहुत सारे स्कूलों में जाओगे ना, वहाँ वॉलपेपर के द्वारा दिखाया जाता है। सरकार उसके कार्य पर चर्चा अमूमन उबाऊ और रुकी हो जाती है। इसलिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि इन अध्यायों को करते हुए हम कक्षा को ज़्यादा शिक्षात्मक बनाने की बजाय चर्चा, विचार विमर्श और गतिविधि से भरपूर बनाएं। मतलब लोगों को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए देखो इमेज, अब देखो इसमें स्टोरी फॉर्मेट जो बताया गया ना, बहुत शानदार तरीका, मतलब पढ़ाने का मैं सही बता रहा हूँ ना। ये एनसीईआरटी जिस लेवल की है भाई, वो एक अलग ही चीज़ है। मतलब जो ये सिखा सकती है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, और कोई चीज़ सिखा नहीं सकती आपको। मतलब एनसीईआरटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एनसीईआरटी। ठीक है। अब अपने देखते हैं पहले इसमें क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। ठीक। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखना चाहिए। आपके अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, नीचे दी गई तालिका भरते हुए इनकी तुलना कीजिए। ठीक है। सामर्थ्य, कैपेसिटी, उपलब्धता और गुणवत्ता कैसी है, इन चीज़ों के बारे में पता कीजिए। ठीक। पानी और साफ सफाई गुणवत्ता को सुधार अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए कदमों से स्पष्ट कीजिए। नॉर्मल है लिखा, मतलब ऐसे सोच सकते हो अपने मन में। ठीक है। अब देखो गोल नंबर, देखो ये अब की बार एनसीईआरटी में अच्छा किया गया है। ये नई एनसीईआरटी को जो अपडेट किया गया, देखो एसडीजी गोल जो 6 है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सतत विकास लक्ष्य, जल और स्वच्छता। अब ये देखो ये आंसर राइटिंग मेंशन करो, मैं फिर बता रहा हूँ। इसलिए एसडीजी गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों के लिए। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है। अब ये अच्छी लाइन है, ये नोट डाउन कर लो अपने। ठीक है। यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाते हो कहीं पे भी। ठीक है। मैंने कल बोला था इनका बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए, समझ में, मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब सबके लिए, और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, ना कि प्राइवेट कंपनी द्वारा। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवा आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, याद रखना चाहिए। निजी क्या होता है, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए तो वो निजी सेवाएं कहलाती है। ठीक है। चिकित्सा पर्यटक, अब देखो ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, ये मेंस आंसर राइटिंग यूज होना चाहिए।
ये भी विदेशी पर्यटक है जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, जिन्हें उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए भारत आजकल बहुत ज़्यादा हब बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, विदेशों से भी लोग आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं। संचारणीय बीमारियाँ मतलब ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। ये भी बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। अब याद रखना, 2018 में क्वेश्चन आया था और उसमें यही 4 पॉइंट दिए हुए थे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ों में कैसे बीमारी फैल सकती है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। अभी देखो ओपीडी, अभी जब आप अस्पताल जाओगे तो वहाँ देखने को मिलेगा, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है, पर्ची वर्ची कटवाना पड़ता है, वो वाला, ठीक। नैतिक आचार क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत, ठीक है। जेनेरिक नाम तो बहुत सुना होगा, जो जेनेरिक दवाई होती है। दवाइयों के रासायनिक नाम है, वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। अब देखिए छोटे मोटे एग्जाम है ना, जो मान लो टीचर्स वाले एग्जाम होते हैं, वहाँ पक्का बता दो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ऐसे बनते हैं, ये डायरेक्ट यूपीएससी में नहीं बनेगा, परंतु और जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जो एनसीईआरटी बेस, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जेनेरिक दवाएं वो दवाएं होती है जो भारत में बनती हैं। अरे देखो, जेनेरिक दवाएं वो दवाई होती है, जैसे मान लो एक बुखार की कोई पैरासीटामोल, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि ये मान लो कि किसी अमेरिका की किसी कंपनी की, अब वो क्या है ना, पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है, पेटेंट ले लेते हैं, सब ऐसी बात है, इसी कारण की महंगी रहती है दवाएं। तो बातें गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे मान लो कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला को कैच करते हैं और उसको फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग उसको नाम देते हैं, ठीक है, और उस दवा को उसी फॉर्मूला के तहत बनाया जाता है, मतलब बनाया जाएगा, परंतु बस उसी का मतलब उनसे वो मेथड नहीं लिया जाएगा डायरेक्ट कंपनी से, पर उनका जो फॉर्मूला जो तैयार किया गया उसी के आधार पर तैयार किया जाता है। हाँ बोलो सर। जेनेरिक दवा तो वो होती है ना कि जिसका पेटेंट होता है और पेटेंट खत्म होने के बाद में उसको कोई भी बना सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जेनेरिक दवा के लिए पेटेंट खत्म हो, बिना पेटेंट खत्म हुए भी आप बना सकते हो। बिना पेटेंट खत्म होने पर फिर वो अपने उस पेटेंट के अगर अपने को है ना वो उसमें आ जाता है, क्रिमिनल मान लिया जाता है और फिर नहीं करने देते वो। सिर्फ पेटेंट खत्म भी ना होता ना तो भी उसकी कॉपी बना ली जाती है, बट उसका उतना असर नहीं होता। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, सेम फॉर्मूला यूज नहीं, जैसे समझो कोई चीज़, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि उसमें H2SO4 यूज हो रहा है, तो अपन जो अपनी जो दवा बनाएंगे ना उसमें H2SO3 यूज कर लेंगे, मतलब उसका सिमिलर फॉर्मूला यूज करने के अपन प्रयास करते हैं, उसका कॉपी पेस्ट नहीं होता वो। इसी कारण वो पेटेंट के जो राइट्स होते हैं उससे बाहर चले जाता है, वो उसमें पेटेंट नहीं लगता। इसलिए भारत तो बहुत सारी दवाओं को आज वो जो जेनेरिक दवाएं बना के बेचता है, उसका कारण क्या है? वैसा नहीं, बहुत सारी दवाओं को आज भी वो है, परंतु भारत क्या करता है, सिमिलर फॉर्मूला यूज करते हुए, मतलब वो नाम अलग होता है, उसमें सब कुछ होता है, उसमें कुछ तत्व अलग भी होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि पेटेंट है तो उसका फिर जेनेरिक दवाएं नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। हाँ वो बात ही तुम सही बोल रहे हो कि नॉर्मली ऐसा होता है कि पेटेंट खत्म होने के बाद में ही आप उसके जो है सिमिलर टाइप से बना सकते हो, पर जेनेरिक दवाएं सिमिलर टाइप नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती। सर वो होता है पेटेंट, जैसे मैंने पढ़ा था कहीं ना, तो बोलते हैं वो बना सकते हो आप, बस पेटेंट खत्म होने के बाद में, जैसे पेटेंट के तो हाँ बस वही चीज़ है। तब उस कंडीशन में बना सकते हो, तब तो फिर हूबहू बना सकते हो, परंतु जब मान लो कि देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कैंसर की जो दवाई होती है ना बहुत महंगी आती है, तो गवर्नमेंट ने देखा है तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी से कह रहे हैं विदेशी कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो फिर भारतीय सरकार ने अपनी खुद की जेनेरिक दवाई बनाई, समझो कोई चीज़, तो फिर वही जो है आज वो जैसे मान लो 10,000 की दे रहे थे, 500 रुपये मिल रही है, वो दवा भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, वो अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। देखो सर ये बताओ, हाँ जैसे डॉक्टर वो एक्स्ट्रा दवाई लिख देते हैं और वो दवाई उनके एक्सपेरिमेंट के लिए होती है रोगी पर, तो अगर उस रोगी को बाई चांस उस दवाई से कुछ हो गया तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डॉक्टर होगा, उसके खिलाफ केस हो सकता है। अगर वो बोल दे कि मेरा केस मतलब मैंने ये तो इसकी पर्ची अगर आपके पास पर्ची या सबूत है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, केस हो जाएगा उस पे आराम से।
ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो इधर ये महिलाएं सब्जी वब्जी बेच रही है, ठीक है। अब देखो ना, इंडिया है ना भगवान भरोसे चल रहा है। अब ये सब्जी खुले में देखो, जैसे पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अगर आप धोखे यूज नहीं करते तो बहुत खतरनाक है। धोखे यूज़ करना चाहिए मोस्टली, इसलिए बोला जाता है सब्जी वब्जी या मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हो तो धोखे यूज करना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब देखो ये अस्पताल है, इसमें बेड वेड रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मान लो डॉक्टर इलाज कर रहा है, पौष्टिक खाना खाना चाहिए अपने को, दाल वाल सब कुछ प्रॉपर लेने चाहिए। ये मेडिकल स्टोरेज होते हैं। अब ये लोग बेचारे जो बाहर खाना बना रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब ये देखो ये कुछ भी पानी पी रहे हैं, अब यहाँ गंदी नाली होती है, वहीं से पानी वानी पीना, ये सही चीज़ें नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो अब ये देखने के बाद स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, मतलब अच्छी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। समय सी बात है, सरकार बनती ही है जनता की सेवा करने के लिए। यह शिक्षा के द्वारा कर सकती है सेवा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करके, गृह निर्माण मतलब जैसे लोगों के आवास बना के, सड़कों के विकास के द्वारा, ठीक है, बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्या को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षक को देखिए और आपके विचार में यह विषय सरकार के काम को किस प्रकार जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। देखो मैं अभी बताता हूँ कहाँ गवर्नमेंट कुछ ही नहीं, सब देखो शिक्षा देखो, गवर्नमेंट फेलियर है। गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ो भगवान भरोसे चल रही है गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। भारती बताओ क्या स्थिति है। उस दिन बता रही थी ना तुम कि बच्चों को किताब भी नहीं पढ़ना आता, तो ये स्थिति है। तो गवर्नमेंट यहाँ फेलियर है, ठीक। स्वास्थ्य में जाके चले जाओ। गवर्नमेंट का तो बस इतना सा मान लो कि उनको सारा लिखित में डाटा चाहिए, जमीनी लेवल पे कुछ नहीं आ पाता है। वही तो ना। जैसे अभी हमारा ऐसा रूल्स बना दिया है कि अब जैसे 80 बच्चे तो 80 बच्चे की डेली पर्सनल क्लास टीचर डेली उस बच्चे की अटेंडेंस ऑनलाइन करेगा। कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये, ऑनलाइन करे या फिर बच्चों को पढ़ाए पॉसिबल ही नहीं है। चीजें ऐसे काम करवाती है गवर्नमेंट, बिल्कुल ही। गवर्नमेंट है मानते हैं टीचर सबसे फालतू आदमी बैठे, उनको सब चीज़ों में काम लो, चुनाव कराने में काम लो, उनको पोलियो पाने में काम लो उनको चलो ठीक है जो भी है। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ फेलियर हो रही है। देखो एजुकेशन में फेलियर है, गवर्नमेंट स्कूलों के हाल देखो, ठीक है। अब प्राइवेट जो एजुकेशन जो है देखो कितने हाई लेवल पे पहुँच रही है। अब देखो जैसे इंग्लिश मीडियम की जितनी पॉपुलरिटी बढ़े, कहाँ इंग्लिश मीडियम की सोचो। जो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं खुद में पढ़ा हूँ है ना, गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हूँ। 10वीं क्लास तक किसी बच्चे इंग्लिश की कॉपी नहीं पढ़नी आती थी। आज इंग्लिश मीडियम जो क्लास जो स्कूलें चल रही है ना गवर्नमेंट की तरफ से, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, उसमें जाके ना बच्चे हिंदी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, इसके मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ इंग्लिश तो बाद में पढ़ना सीखेंगे वो लोग कहीं ना कहीं सब है ना, क्योंकि देखो परिवार भी है और स्कूल वाले तो है ही हैं, और फिर ऊपर से इनकी जो शासन व्यवस्था के लिए जो पैसा मनी आती है वो भी है, क्योंकि इसका तो कोई बोलता ही नहीं है। और वो जो आते हैं टीचर्स, वो क्या करते हैं, आएंगे बैठेंगे कुर्सियों पर, जिसको नींद आ रही है वो सो जाएंगे और बस हो गया यही होता है। ये मैंने देखा है सर, वो हकीकत है, ये मैं पढ़ी हकीकत है। अगला देखो स्वास्थ्य में, देखो स्वास्थ्य में अगर छोटी मोटी बीमारी है तो भाई चलो ठीक है, दिल्ली में जैसे मोहल्ला खेलने की कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना ऐसा नहीं है वहाँ पे 2 घंटे आपको लाइन लगानी पड़ेगी। अब वैसे अगर कोई छोटी बड़ी बीमारी हो गई, मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली में आप इलाज नहीं करा सकते, फिर महीनों इंतजार। जैसे मैं अभी दांत का इलाज करने गया था, तो जो पूरा बहुत बड़ा दांतों का हॉस्पिटल है, उसको मैं गया तो पहले दिन चार्ज किया तो बोला कि अब आ जाओ, 2-2.5 महीने बाद की मुझे डेट दी है मतलब पूरे 1 साल में तो तुम कोई इलाज करा पाओगे तो कोई मतलब नहीं। स्वास्थ्य में सरकार फेलियर हो चुके हैं। रोज़गार प्रदान करने में तो देख ही लो, पिछले 45-50 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट फेलियर हो चुकी है। गृह निर्माण कितना सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बना है। सड़कों के विकास, सड़कों जाके देख लो, सड़क बनती है अगले दिन गड्ढे हो जाते हैं करप्शन। बिजली इतने हाई रेट पे आती है हमारे गांव में, तो उधर सब लोग बिजली चोरी करने लग गए अब भाई जब इतने महंगी बिजली दोगे तो कौन क्या करेगा, ठीक। परंतु देखो नकारात्मक पक्ष तो है ही, परंतु कुछ चीज़ें पहुंच रही है। अब जैसे गांव में भी आजकल देखो ये इसके द्वारा, गाड़ियों के द्वारा हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाई जा रही है, ठीक है। जो संस्थागत डिलीवरी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो कबाड़ जैसी स्थिति है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप देखते हैं पहले
क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य संबंधी समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार समूह में चर्चा करें। ऊपर दिए गए कोलाज से 2 स्थितियों छाटे जो बीमारी से संबंधित नहीं हो, कैसे स्वास्थ्य संबंधी हो सकते, 2 वाक्य लिखिए। ठीक है। अरे हाँ, अपने कहाँ है ये लोग, वैशाली और नर्मदा कहाँ है? बताइए आप, स्वास्थ्य का क्या स्तर है भारत में? नर्मदा नहीं है क्या, न वैशाली? कोई नहीं, वो दोनों वो भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। आगे देखो, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों को पर विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के स्वच्छ पानी, मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, इंडिया में कुछ लोग ये जो रियलिटी में स्वच्छ वाटर प्राप्त कर पाते हैं 10% लोगों के लिए, तो सब कुछ भी पी रहे हैं, उनको बस भगवान भरोसे ज़िंदगी चल रही है। सही बता रहा हूँ। अब जैसे राजस्थान में आप चले जाओ ना, फ्लोराइड और इतना वो ज़्यादा है, मतलब मेरे जैसे दांत खराब है, किसी कुछ क्या खराब है, बहुत हाई लेवल पे, फिर भी बेचारे पी रहे, क्या करें। और प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये दिल्ली में देख लो, जहर है। तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। पर सोचा जब ये चीज़ें दिल्ली में, इसलिए बोला जाता है ना, सना तुम्हारे 10 साल एज कम हो गई है, तुम यहाँ पे आ गई हो। दिल्ली मतलब बोला जाता है कि यहाँ अगर आप दिन में ये मान के चलो कि 10 सिगरेट पी रहे हो आप, अगर श्वास मतलब हवा ले रहे, मतलब सोचो कि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले, उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। आज ही भारत में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिनको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता है। कम से कम 20-25 जनसंख्या है, 20-25% जनसंख्या। ठीक है, तो मतलब ये देखो सीधा सीधा एग्जांपल है, गवर्नमेंट फेलियर है। बस वही है कि अपन भगवान भरोसे चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, कभी एक दिन अच्छा होगा। हमारे मोदी जी कुछ करेंगे, और मोदी जी 10 साल से तब भी कुछ ही नहीं हो रहा। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊँचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हो। इसका मतलब मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो इस तरीके से देखोगे तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मतलब मोस्टली लोग स्वस्थ नहीं है। समझ वाले, सबको टेंशन की बीमारी है, कोई क्या है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवा कुछ पहलों को परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम द्वितीय स्तंभ में दिखाई गई स्थिति की तुलना की। अब देखो ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा आपके मेंस में काम आएगा, टू द पॉइंट। ये छाप लेना है सारी, ये टेबल में फिर बता रहा हूँ, जो टेबल में दे रहे तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत अच्छा कंपैरिजन किया गया है। अभी कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, यही नोट्स बना लो, हेल्थ के यही अच्छे हो जाएंगे। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। उल्टा सोचो, भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद डॉक्टर सबसे कम है भारत में। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। रीजन क्या है ना, सब लोग शहरों में भागना चाहते हैं, कोई गाँव में जाके काम नहीं करना चाहते। इस कारण से गाँव में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह 23,583 हो गए। तो अब देखो ये अच्छा डाटा है, ये बहुत शानदार डाटा है। ये आंसर लिखोगे ना तो बहुत अच्छा मिलेगा। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं। सोचो 5 लाख लोग। स्वतंत्र प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सोचो आज भी कोई नहीं। और भारत ने ना 2025 तक टीबी मुक्त अभियान चलाया। हर वर्ष मलेरिया की लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के श्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। जैसे दिल्ली के भी कुछ अस्पताल आते हैं इसमें। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियाँ पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट पीटीए क्वेश्चन बन जाए, कौन जल जनित रोग, मतलब जल के द्वारा फैलती है। अब देखो मैं वही भी बता रहा हूँ, देखो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है। कहाँ इंडिया में लोग पानी स्वच्छ पी रहे हैं।
भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों को निर्यात होता है। अब दवाइयों में जो करप्शन होता है ना, बहुत बड़े लेवल का करप्शन होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अलग पोषण के शिकार रहते हैं। ये बात ही मैंने बोली थी, देखो ये भी हो गया। अब आगे आते हैं। भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं। वो तो अपन ऊपर देख ही लिया, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। अच्छा ठीक है, धन नहीं है तो G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, ये बात तो गलत है कि भारत के पास पैसे नहीं है। प्रश्न संख्या 14 पर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए। सरकारी अस्पतालों के मरीज अक्सर ऐसी लंबी लाइन में खड़े, मैं सही बताऊँ ना, दिल्ली के जाओ अस्पतालों में 3-3, 4-4 दिन भी आपको इंतज़ार करना पड़ जाए। एम्स में तो देखो 1-1 महीने की वेटिंग लिस्ट आती है। तो ये सोचो कितनी ख़राब स्थिति है भारत में। अब देखो, बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए सबसे पहले, फिर अस्पताल होना चाहिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, ब्लड बैंक आदि मरीजों की आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों जैसे नर्सों, योग्य डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ, उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग का देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हज़ारों गाँवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीक और विधियाँ उपलब्ध है। आजकल जैसे ई-मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। वो फिर सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। ये विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में कुछ कारणों को जानेंगे। अब ये जानेंगे क्यों कारण इससे हो रहा है कि अपने पास सोचो इतने डॉक्टर है, इतने अस्पताल है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सोचो ये चीज़ें क्यों हो रही है कि लोगों को स्वास्थ्य नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ठीक है, अब ये कहानी के द्वारा समझाया गया है, ध्यान से समझना इस कहानी में क्या हो। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधारण संपन्न है, मतलब पैसे वाला है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, मतलब बेचारे गरीब लोग हैं। ध्यान से समझना। अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिल रहे, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अब देखो ये है, ये पैसे वाला है तो समझ में प्राइवेट अस्पताल का यूज़ किया, एक दिन में सही हो गया, आ गया। बेचारा ये सरकारी अस्पताल में गया तो 6-7 दिन वहाँ चक्कर ही काटते पड़ते रहेंगे, तो इसका 1 सप्ताह का इसका स्कूल जो ख़त्म हो गया। तो ये है, देखो गरीबी अमीरी, मतलब कैसे तुम उस अंदर को पाटोगे, कैसे? अभी बेचारे को जो लॉस हुआ वो कैसे होगा? तो मतलब यही तो मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए, तो वही जो गवर्नमेंट करती नहीं। और इसीलिए एक गरीबी अमीरी का वो अंतराल एक बढ़ता जाता है। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकचका दिखती है कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि ये प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधा यहाँ मिलती है। ठीक, रिसेप्शन काउंटर पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमगाया था। मतलब कॉर्पोरेट स्टाइल है, लोगों को अट्रैक्ट करने की स्टाइल है। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। सोचो ना, यही डॉक्टर जब गवर्नमेंट में जाएगा ना तो वहाँ मतलब जो लोग आते हैं उनको गाली गलौज करेगा उस तरीके से, मतलब। और वही जब प्राइवेट में जाएगा तो वहाँ बहुत प्यार से बात करेगा, क्योंकि वहाँ पैसे मिल रहे हैं उसको। यही IAS अधिकारी भी यही लोग करते हैं, और क्या है। जब उनको कोई मान लो कि पैसा देने वाला, करप्शन देने वाला, तो उसको तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। और वही है कि कोई प्रॉब्लम लेके आया है और वो फ्री में, मतलब फ्री में कुछ पैसा नहीं दे पा रहा, करप्शन नहीं वो करवा पा रहा, तो समझ बात हो, उसको बहुत परेशान करेंगे। जैसे है ना, एक मेरे फ्रेंड है तो वो बता रही थी, उसको मतलब कुछ लीव चाहिए था, तो IAS अधिकारी है, वो सचिव है वहाँ का, छत्तीसगढ़ का, तो उसके पास गई थी वो, तो उसको बार बार घुमा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रही है। तो उसको IAS अधिकारी रोज़ बुलाते हैं, फिर भगा देते हैं, तो ऐसा होता है।
एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्हें कुछ दवाई लिख दी और आराम करने को कहा। अब देखो मतलब मेरा कहने मतलब कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। वही ये नर्स जब गवर्नमेंट में रहेगी तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब क्या होता है ना, वर्क बैलेंस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। सबाई सी बात है कि गवर्नमेंट जो अस्पताल होते हैं उसमें ज़्यादा वर्कलोड होता है। अरे तो भाई आप चीज़ों को उसी तरीके से ट्रेनिंग वो सब कुछ होना चाहिए। क्या अब देखो, अब जैसे अभी ब्लड निकालना, तो क्या तुमने अब देखो इसमें कैसे डाइवर्ट करे, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ, तो जो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और ये सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए और एक सिरप है जो घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा। अब वो अपने फ्रेंड को बता रहा है ये सारी चीज़ें, मतलब ठीक है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपने तो कहो तुम किस अस्पताल में गए। अब देखना, अभी बेचारा गरीब है, सरकारी अस्पताल में गया होगा, वहाँ क्या हाल होगा देखना। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। अब ध्यान से समझना, उसको समय लगने वाला था भाई। इसके जो पिता होंगे वो डेली दिनचर्या, मतलब इसके जो पिता होंगे वो डेली दिनचर्या वाले होंगे। अब डेली दिनचर्या होंगे भाई, उनका एक दिन का अगर वो मान लो इसको अस्पताल लेके जाएंगे तो उसकी मजदूरी ख़त्म हो जाएगी। अब भाई इनके पिता के कॉर्पोरेट में तो कहीं छुट्टी ले लेंगे तो उसको सैलरी फिर भी मिलेगी, ठीक है। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर एक ही लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा जहाँ पर्ची कटवानी होती है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मैं पूरे समय अब्बा के सारे टीका रहा, ठीक। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ी होना पड़ा। मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, बहुत पैसे चाहिए सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए। जहाँ जाँच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ पर बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। सोचो उधर प्राइवेट में साथ के साथ मिल गया। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो, ठीक है। हाँ, इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं। बुखार उतारने के इसे गोली से देनी है बस, और कुछ ही नहीं। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाएँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्चे हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्चे नहीं हुए। अब ये अंतर है कि प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसके पैसे कम लगे, ठीक, पर टाइम ज़्यादा लगा। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा आपको। आप प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हो तो समझ बात होगा, टाइम बचेगा, पैसे ज़्यादा लगे। गवर्नमेंट अस्पताल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब बहुत बात ऐसा हो तो मर जाते हैं लोग भाई, तो पे तो करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ याद रखना, फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो ये मतलब ये मत समझो कि वो सही है। जब आप लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं भाई, समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत करना पड़ता है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लाइन लगना पड़ा उसको। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। अब ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ होनी चाहिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्चा करना पड़ा है? कारण बताए। प्राइवेट अस्पताल में गया, वहाँ इतनी सारी सुविधाएं थी, सब चल रहा था। निजी चिकित्सालय में हमें किन समस्या का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। वहाँ पर लूटते हैं लोग, ठीक है। सरकार और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। उपयुक्त कहानी से आप समझ रहे होंगे हम स्वास्थ्य सेवा को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइवेट सेक्टर के तहत चलती है, ठीक है। उससे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिकों को फ़ायदा होता है। अब देखो, जब टैक्स लेगी तभी तो गवर्नमेंट ये मान लो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इनमें सब में खर्च करेगी, सड़क बनाएगी, सब चीज़ें। नहीं तो गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम प्राप्त होगी। दूसरा काम करती है प्रतिरक्षा, मतलब लोगों को प्रोटेक्शन। पुलिस को भी जब रिकमेंड करेगी उनको देती है। पुलिस व्यवस्था हो गई, न्यायिक व्यवस्था हो गई, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवा से सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवा की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। ये बात स्वाभाविक सी बात है। शहरों में तो ऐसा होता है कि जो गली होती है ना, उसको बनाने में लोग को प्राण छूट जाता है। करों से कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं
पात्रों से संबंधित कार्यक्रमों भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से चलाए जाते हैं। जैसे अभी चंद्रयान मिशन हुआ तो किससे हुआ? पैसे तो गवर्नमेंट ने पैसे दिया, डायरेक्ट पीएमओ से जुड़ा हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट पैसे आते हैं। सरकार खासतौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप इनसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे हैं, जैसे अभी अनाज उनको बांटा जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी सुविधा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब अपन ये समझते हैं कि भाई सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे गाँव में बंद रहता है बहुत सारे गाँवों में इंडिया में, और इंडिया में आज भी मैं बता रहा हूँ ना, ये स्थिति होगी। बहुत सारे गाँवों में तो दिखेगा नहीं, इसकी बिल्डिंग कागज़ों में होगी पर रियल में दिखेगा भी नहीं। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। हमें बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वहाँ था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशेष सरकारी अस्पताल है। इस स्वास्थ्य सेवा कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसों से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना, जिससे गरीब लोग भी इलाज करवा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह सफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों, घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें, ठीक है। मतलब सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस समझो, जब लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। गाँव के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेड लगा हुआ है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव हो, ठीक। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य, याद रखना ही चाहिए। सरकार का हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य कि उसके जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही, तो आप सरकार पर केस कर सकते हो उस पर। अगर मान लो कि आप, जैसे मान लो कि आप अस्पताल में अपने बच्चे को किसी मान लो लेके गए, मान लो किसी को, अगर वहाँ पे मान लो कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या जो भी दवाई अवेलेबल है उसके कारण मान लो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो आप सरकार पे केस कर सकते हो क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, ये चीज़ याद रखना। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ दे जिससे आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को भी आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वो भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से, इसे याद रखना। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है, ठीक है। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाएं जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों को वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं को पता लगाएं। पहली बात, आज तक तो मैं गाँव में कभी गया नहीं, वहाँ पर कभी मिलता भी नहीं, मतलब सही चीज़ें नहीं है, मतलब ख़राब लेवल पर है, करप्शन होता है, दवाइयाँ बेच दी जाती है वहाँ से। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर जिनमें बहुत सी विशेषज्ञ की सेवा प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएँ जो परीक्षण करती है, विशिष्ट सुविधा उपलब्ध कराती है जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी जहाँ हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। इसलिए देखना, गवर्नमेंट डॉक्टर जाएंगे तो वो हमेशा स्पेशल बोलेंगे कि हाँ यहाँ से जाके करवा लो, तो उनका मतलब कांटेक्ट होता है। अब देखो, दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों देखभाल, देखो कितना हाई-फाई हॉस्पिटल है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवा के विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने बेचने में लगी है। शहर के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है, मेडिकल स्टोर वाले, ठीक।
आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो जो सपना पूछ रही थी उसका आंसर ये है, क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वही लिखे, फालतू की चीज़ें नहीं लिखे। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है, तो ये है कि जेनेरिक दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें लिखना, ठीक है। जन औषधि मेडिकल स्टोरेज, दाम कम है, दवाई उत्तम है, ठीक है। अभी कितना अच्छा वो उसका ब्रांड वैल्यू बनाया गया। एज ए कस्टमर यू वांट ब्रांडेड मेडिसिन एट हायर प्राइस, सेम जेनेरिक मेडिसिन एट लेसर प्राइस। जन औषधि मेडिकल स्टोरेज चेन ऑफ मेडिकल स्टोरेज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफर क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट मच लोअर प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, मैं फिर बता रहा हूँ कि वो डॉक्टर बन गया ना, लोग डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब कुछ जो नैतिक डॉक्टर होते हैं वो जेनेरिक दवाई लिखते हैं, नहीं तो वो ना बाहर की दवाई बोल देते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, आप बाहर से लो। क्योंकि उनका मेडिकल स्टोरेज के साथ उनका कनेक्शन होता है ताकि वो अपना प्रॉफिट बना सकें, ठीक। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। यही सबसे खतरनाक चिंता है। तो मतलब एजुकेशन में भी तो यही हुआ ना, जब गवर्नमेंट ने एजुकेशन में निजी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, सोचा आज गवर्नमेंट ने स्कूलों की हालत ख़राब है, प्राइवेट सेक्टर और आगे बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात विडम्बना तो ये कि जो सरकारी जो टीचर होते हैं वो सैलरी ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये में काम करवा के इनका ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेने के कारण फिर क्या, गरीबी के चक्कर में वो पड़ जाते हैं, गरीबी के दुष्चक्कर में पड़ जाते हैं और वो हमेशा गरीबी रहते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। वो भी बता रहा हूँ कि जेनेरिक दवाई उपलब्ध है परंतु वो अंग्रेजी मेडिसिन लिखेंगे। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। वो ये ज़बरदस्ती जाँच रिपोर्ट ये सब लिख देते हैं। मैं बता रहा हूँ, किसी असली डॉक्टर की पहचान करनी हो ना, तो जैसे हमारे किसी डॉक्टर से आप मिलने गए और वो डायरेक्ट लिख रहा है ये टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, फलाना लिखा, तो पक्का समझ लो कि वो एकदम करप्ट पर्सन है। वो नॉर्मली डॉक्टर है ना, बहुत जो समझदार होते हैं, ईमानदार होते हैं डॉक्टर, वो सामने वाले कंडीशन समझ के फिर डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई गरीब है, इसको मेरे लिए क्या बेस्ट रहे कि मैं इसे कम से कम पैसे में इलाज करा सकूँ। ये चीज़ याद रखना हमेशा। ग्रामीण इलाके में अक्सर एक जीप मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है, ठीक है। तथ्य है कि जनसंख्या 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवा को खरीदने में सक्षम होते हैं। सोच लो 20%, 80% बेचारे गरीब हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों को भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। बस सभी बात है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे उधार लेके फिर उनको चुकाते रहते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना ही भोजन नहीं खाते जितना उन्हें चाहिए, उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे पीने का पानी भी अच्छा नहीं अवेलेबल होता है, घर के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसके लिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है और बीमार होने पर खर्चों से उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अब सोचिए गर्भवती औरतें योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो सोचो कितनी दिक्कत होती है। बहुत बात ऐसे डिलीवरी के दौरान मर जाती है महिलाएं। तो मतलब ये प्रॉब्लम है, मतलब समझो ये चीज़। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिला को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम और वो अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। याद रखना, देख लो प्राइवेट ज़्यादा लोग है ना शहरों में रहेंगे क्योंकि उनको पता प्रॉफिट है, गाँव में नहीं जाएंगे। और आज सोचो कि गवर्नमेंट जैसे प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, मैं फिर बताऊँ ना, बहुत खतरनाक स्थिति है। देख लो अडानी को जब एयरपोर्ट दिया गया तो वहाँ पे पार्किंग के जो चार्जेज है 2-2 हज़ार रुपये तक चले गए। रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन किया गया, जो नॉर्मली 5 रुपये का टिकट होता था स्टेशन टिकट, और 100 रुपये तक चला गया। और करो प्राइवेटाइजेशन। तो मतलब देखो समझो ये चीज़ें गलत है, गलत है। वो फिर सब ऐसी बात है, एक समाज के एक हिस्से को आप बाहर फेंक रहे हो,
उस प्रोसेस से? कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि अडानी को हजारों करोड़ रुपए एज ए लोन माफ कर दिया गया। वो तभी तो मुद्दा उठ रहा है ना। और यहाँ लोगों के सर 25,000 30,000 जो कृषि लोन होती है ना सर, उनमें उनका रिकवरी के लिए सर मारपीट होती है। कागज रख लिए, उनका वापस नहीं कर रहे हैं। अब उस कागज की वजह से उनको बेचारे को लाभ नहीं मिल पा रहा किसी चीज का। हाँ, अभी तो एक जगह ऐसा भी होता है राजस्थान में कि उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, तो फिर वो तो गवर्नमेंट को आना पड़ा, नहीं तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखो चीज़ें मतलब बहुत गलत हो रही है। अब वही ना, अभी रियलाइज़ करने वाली बात है, कोई रियलाइज़ करता ही नहीं। अब देखो ये कोई, आप जब तक आप ये चीज़ पढ़ोगे नहीं, पढ़ना नहीं होता, पढ़ना रियलाइजेशन करना होता है, इन चीज़ों को समझना होता है कि किस लेवल की बड़ी प्रॉब्लमें चल रही है। जैसे अडानी को ना, जैसे अगर वो कृषि बिल पारित हो जाता ना, तो फिर भाई वो जो दाम तय करता ना देश में, फिर वही दाम बिकता, अनाज वो सब सारी चीज़ें, क्योंकि वो वेयर हाउसेज बना रहा था। तो वेयर हाउसेज वो फिर अपने अनुसार मोनोपोली चलाता, तो फिर तो भूल ही जाओ फिर क्या हाल होता देश का। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य जैसे थर्ड है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करता है। ठीक है, अब देखो ये कितनी अच्छी बात है, गोल्ड ये SDG गोल दिए हुआ, क्या किया जा सकता है। अब सॉल्यूशन की बात आती है कि क्या करना चाहिए। अब देखो ये हेल्थ वाला टॉपिक पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। कहीं से तुम्हें अदर से नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। जो मेंस में अपना जो टॉपिक दिया हुआ है हेल्थ वाला, ये बहुत शानदार दिया है इस चैप्टर में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दिशा अच्छी नहीं है। यह सरकार को उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें। फिर मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप IAS बन जाओगे ना, पैसे वालों का नहीं बनो सपोर्ट, इनके लिए बनो, क्योंकि भाई संविधान भी इन्हीं के लिए बोलता है। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर, उनके सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है अगले पक्ष पर दिए गए उदाहरण देके। अब कैसे, केरल का एक एग्जाम्पल समझो, केरल ने कैसे काम किया है, तो वो पूरे देश में किया जा सकता है। तो केरल ऐसे भाई बहुत डेवलपिंग स्टेट नहीं है वो, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म अच्छे से लागू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते केरल में क्या रहा। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। यह सबसे बड़ा मेन चीज़ है। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, अगर सोचो पीने का पानी अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक आदि बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी। आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सके। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी लॉगिन करें। आइए अब इन देश के उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर इनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टा रिका तरीका, जो मतलब और कंट्रीज क्या काम कर रही है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण इसके उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इसे उन्होंने सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। अब देखो ना, ये एग्जाम्पल अब भारत के लिए कैसे, अब देखो सुनो, ध्यान से समझना। भारत इधर चीन से घिरा हुआ है, इधर पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अब भाई भारत अगर यहाँ पे अगर मान लो कि जो मतलब कि आर्मी इनके लिए खर्चा ना करे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए बोला जाता है कि आप धीरे धीरे जो है इनके साथ संबंधों को अच्छा कीजिए, ठीक है, बातचीत कीजिए, ताकि जो सेना की जो ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ज़्यादा खर्चा हो। सोचो बजट का कितना % खर्चा होता है, उधर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो समझ में जब 14-15% बजट का उधर जा रहा है, तो समझ में हेल्थ सेक्टर में कब, जैसे सुनो, जैसे ऐसा बोला जाता है कि एजुकेशन में 2.5% और शायद हेल्थ में शायद 6% चाहिए, है ना, और अपन इतना नहीं दे पा रहे हैं।
आप सोचिए ज़्यादा नहीं है। अगर अपन इधर है ये जो रक्षा क्षेत्र में जो खर्चा कर रहे हैं 14-15% करते हैं, अगर वो इधर ट्रांसफ़र कर दे कुछ हिस्सा, और सैन्य सुरक्षा के नाम पे ना बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो क्या वो राष्ट्र की सुरक्षा का नाम मुद्दा होता तो उस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है उधर भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी है, ऐसा नहीं वो अगर किया जा सकता है, इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए, ठीक है, तो समझ बात है उन देशों के लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे फिर अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकती है। देखो ना, एक मैं तुम्हें एक डायलेमा बताता हूँ। देखो मतलब ये चीज़ें, देखो मतलब रियलिटी को समझो। मतलब देखो, चलो ठीक है, आपने यहाँ पे आर्मी लगा के रखी, ठीक है, और हम मानते हैं कि चलो ये लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। अब देश की रक्षा करने का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ से कोई आतंकवादी ना आए और यहाँ के लोगों को ना मार दे, ठीक, यही है ना देश की रक्षा। अब मैं तुम्हें आज सबसे बड़े देश के आतंकवादी बताता हूँ कुछ असली आतंकवादी कौन है ये बताओ कि है ना। मोस्टली भारत में जैसे आतंकवादी जो घटनाएं हुई उससे कितने लोग मरे होंगे, मान लो 1000, 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं मरे, इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक। अपन सोचो देश में गरीबी, भुखमरी, ठीक है, और मान लो स्वास्थ्य के कारण, ठीक है, और बहुत सारी जो राजनीतिक जो गतिविधि होता है, धार्मिक जो लड़ाई होती है, ठीक है, और बहुत सारी जातिवाद, ये सारी चीज़ें, कितने लोग मरते होंगे। ये 10,000, ये जनसंख्या होगी करोड़ों में। अब मुझे बताओ कौन है देश के असली आतंकवादी। ये आतंकवादी नहीं है बाहरी आतंकवादी तो भाई कुछ ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये जो अंदर जो बैठे आतंकवादी है ना, जो भ्रष्टाचार, जो चाहे IAS अधिकारी, वो भी एक आतंकवादी है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरा कहने का मतलब देखो ये चीज़ें समझो। ये जब तक, इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई करप्शन नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ, आप करप्शन कर रहे हो, सोचो चीज़ें क्या कर रहे हो, आप देश को खोखला कर रहे हो। आप एक आतंकवादी की भूमिका में हो अगर आप करप्शन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी तो यही कारक जिम्मेदार होते हैं ना, जैसे नक्सलवाद की। हाँ, ये जब इंटरनल सिक्योरिटी अपन पढ़ेंगे तो उसमें यही तो पॉइंट होते हैं। अब यही लोग, जैसे अभी बहुत सारे, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, प्रॉपर IAS अधिकारी, सचिव लेवल पे, उन्होंने है ना यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन लीक की उन्होंने। सोचो जब ये लोग ये कर रहे हैं तो समझ में देश को तो फिर खोखला बनाएंगे। फिर दूसरी बात, इधर से हथियार, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होता है, गबन चलता है, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें चलती हैं। जैसे जो है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की ट्रायंगल है, यहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, तो इनको ट्रायंगल तो माना जाता है ना। अरे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मेरे परिवार में पुलिस वाला है अब सोचो वो पुलिस वाला है वो, और वो समाज में भाई बुराई खत्म करने के लिए वो खुद बच्चों को ना वो खिलाता है, सट्टेबाजी, और वो खुद बड़ा वो है वो सारा सट्टा का प्रोज मैच खिलाना, और वो खुद सट्टेबाज। अब सोचो पुलिस वाला खुद सट्टेबाज हो गया तो अरे गांधी जी ने बोला था ना कि अगर कोई भी हो, मतलब देश में अगर सूरज कहीं से ना निकले तो ये हो सकता है। नहीं, चाणक्य ने बोला था ना ये, तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी देश में कोई भी कर्मचारी, ये तो हो ही नहीं सकता है कि वो रिश्वत ना दे और ये ऐसा ना, उसमें कोई बुराई, हर एक कर्मचारी में बुराई। देखो ये सब चीज़ें जो भी XYZ है, आप अपने आप के प्रति तो जिम्मेदार रहो, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि करप्शन किस लेवल पे चीज़ें लोग करते हैं, क्या है। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है ना, तो उसका कोई भाई है मान लो, ठीक है। अब उसकी ऐसे रियल सैलरी है 10,000 रुपये के समथिंग, ठीक है, और वो जो करप्शन से पा रहा है वो 1 लाख रुपये ज़्यादा पा रहा है, सोचो महीने के। अब ये चीज़ सोच लो कि 1 लाख कितने लोगों के लिए हानिकारक हो रहा होगा आगे जाके। तो ये चीज़ें मतलब ये एक मनरेगा करके एक जॉब होती है ना सर, मनरेगा पंचायत लेवल पे, उसमें से कमा रहे हैं। उसमें सर हमारे गांव के एक है, उनके पास 2-2 फॉर्च्यूनर एक साथ और वो मात्र मनरेगा में, वो जो होते हैं ना गांव में, वो पता नहीं क्या करते, मुझे तो पता ही नहीं, वो लेकिन मनरेगा में काम करते हैं। बस करता कोई नहीं, बस नाम लिखा हुआ है। अरे सुनो, मैं आज का एक मुद्दा बताता हूँ, सुनो। आज है ना, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, कहीं के भी मान लो ना वहाँ का
एक मतलब विधानसभा का वो है, सदस्य है वो, मतलब एमएलए है, सोचो ना। उस पे ये आरोप लगाया है कि इसके घर वाले है ना एलपीजी जो गैस सिलेंडर है उसके सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। अब वो बोला कि अगर ये प्रूफ हो जाएगा ना तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अरे होता है, और राखी एक के बात मैं बता रहा हूँ, बताऊं बड़े बड़े आईएएस अधिकारी सब और लेते हैं, बीपीएल का फायदा उठाते हैं, वो तो छोड़ो एक बात तो बात। बताऊं सर, ये वही आदमी है सर जिसने की 27 एकड़ की प्लॉट अकेले खरीदी है सर, 27 एकड़ की प्लॉट। और वो सर जिससे वो मतलब कि जो है ना पाकिस्तान बंटवारे में जो लोग चले गए थे पाकिस्तान, तो हमारे गांव में कुछ जमीन था 27 एकड़, तो वो पाकिस्तान में थे लेकिन उनको पाकिस्तान से यहाँ जमीन का पैसा देना था। तो जो वो उस जमीन को फिलहाल खेती कर रहा था ना उससे सर, वो इस इलाके का बहुत बड़ा आदमी है, यानी कि बसें चलती है, ट्रकें चलती है, उससे मेजर है, आर्मी में बड़े बड़े पोस्ट पे हैं सर। वो बेचारा नहीं खरीद पाया, और जबकि वही उस खेत का मतलब कि हकदार होने वाला था। और जैसे ही जमीन बिकने की बारी आई ना सर, तो इसने करीब करोड़ों रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर करवा दिए। एक ही रात में वहाँ पाकिस्तान से उन्होंने वीडियो कॉल पे कहा कि हाँ ये जमीन इनको दे दो, उनकी जमीन छीन गई। 27 एकड़ की जमीन है सर। अच्छा चलो ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ EWS वाला। अभी ये EWS सर्टिफिकेट रियलिटी बता रहा हूँ, जो बेचारे इसके लायक थे 90% लोग, उनको तो कुछ ही नहीं, वो कुछ लोग ही बना पाए, और जो इसके नहीं है करोड़पति लोग हैं वो बना रहे EWS का फ़ायदा उठा के प्रॉपर IAS बन रहे हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल रवि सियाग जाके देखना, उसका भाई बहुत पैसे वाला है, वो उसके करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उसके पास सब कुछ है, फिर वो EWS सर्टिफिकेट बना रहा है। सर पर वो पटवारी है ना, EWS बनाने के लिए बहुत पैसे मांगते हैं। वो तो और क्या है, वो तभी तो गरीब बेचारे, गरीब जो जिनके लिए सोचो आरक्षण के लिए बना, उनके वो लोग फायदा उठा ही नहीं पाएंगे इसका। और तो और पता है पटवारी, मुझे जैसे एग्जैक्ट कोई भी है तो उसकी 3 लाख से भी कम है ना, तो उसका मन जान पूछ के वो बोलेगा कि मैं तो 5 लाख का बनाऊंगा, और वो ठीक नहीं बनाता है। यही सब सारी चीज़ें होती है। चलो ठीक है, तो फिर यहीं एंड का, तो कुछ डाउट हो तो पूछो, कल करेंगे फिर ये वाला ज़्यादा। करंट अफेयर का टेस्ट होगा क्या? करंट अफेयर नहीं, वो विजन वाली टेस्ट का टेस्ट है ना। अरे नहीं, जो मैगजीन थी ना उसका होगा नहीं? पढ़ लिया तुमने? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तक पढ़ा था। पढ़ो फिर, वो तुम्हें टेस्ट के मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, वो है। चलो ठीक है, चलो ठीक, कल पे सेशन करेंगे 8 बजे, ठीक है, तो रेडी रहना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।